हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम रियल फील एक्सप्लेन चैनल में। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, अपना हीरो यांग यून झाओ ग्रुप की बिल्डिंग में आ जाता है, जहां आने के बाद पता चलता है उसको कि अब वो मैनेजर बन चुका है। झाओ नान अपने हीरो को डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में बुलाती है, जहाँ पहुँचने के बाद वो अपने अंकल को देखकर बहुत सारा शॉक्ड होते हुए बोलती है, आप यहाँ पर कैसे? उसके अंकल का नाम झाओ यान चेंग है। वो उसे घूरते हुए बोलता है, क्यों, मैं यहाँ पर क्यों नहीं आ सकता? वहीं पे बैठा हुआ एक दूसरा इंसान उससे बोलता है, किसी भी सूरत में सेकंड अंकल एंशिएंट कैपिटल तक हजारों मील का सफर किया है, इसलिए उन्हें पहले से बता देना चाहिए कि मैं तुमसे मिल सकता हूँ। मुझे डेस्क पर बैठकर काम करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ एक बात को पक्का करने आया हूँ। क्या तुमने और ये गाय ने तुम्हारे बगल में बैठे लड़के के कारण अपनी शादी का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है? यांग यून को वही पिंक बालों वाले लड़के के बारे में याद आता है। अच्छा, इसका मतलब है कि ये सब ये फैमिली करवा रही है। झाओ नान गुस्साते हुए अंकल से बोलती है, तो क्या हुआ? मैंने वैसे भी ये काई को कभी पसंद नहीं किया, और हाँ, मेरी शादी के मामले से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। भतीजे की बात सुनने के बाद अंकल का पारा चढ़ जाता है। वो डेस्क के ऊपर जोर से हाथ मारता है तो डेस्क में वहाँ पर क्रैक पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ जो एम्प्लॉइज थे उनके भी पसीने छूट गए थे घबराहट के कारण। अंकल गुस्साते हुए चिल्ला के बोलते हैं, झाओ नान, मुझे लगता है कि तुम थर्ड अंकल की आदी हो चुकी हो। ये वो नहीं है जो तुमने कहा था। ये दो खूबसूरत लड़कियाँ कुछ ही समय में गुओ के दो बड़े फैमिलीज में हलचल मचा देती हैं। भला ये लड़का लंबे समय तक कैसे जी पाएगा? क्या ऐसे इंसान के साथ रहना तुम पागल हो चुकी हो? अंकल की बात सुनकर अपना हीरो भी गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए अंकल को गुस्से में घूरते हुए बोलता है, एक एंशिएंट वॉरियर जो स्ट्रेंथ में 6th फ्लोर पर है, क्या तुम मुझे भी मारने लायक हो? इस दौरान उन्हें कभी चैन नहीं मिला और उन्होंने हर जगह मुझे परेशान किया, लेकिन उन सभी को मैंने मार डाला। मुझे कम मत आको, शायद तुम मेरे ओपोनेंट नहीं हो। यहाँ पर अपना हीरो ये फैमिली के बारे में बोल रहा था। अंकल यांग यून की बात सुनकर गुस्से में उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, तुम छोटे बच्चे, तुम्हारे अंदर हिम्मत है। मैं झाओ युआन चेंग हूँ, आज तुम्हें इन पीले बालू वाले बच्चे के लिए रूल सिखाऊंगा। उसके प्रेशर को देखकर यांग यून के पसीने आ रहे थे। वो घबराते हुए मन में बोलता है, मास्टर, मुझे आपकी डिवाइन नॉलेज की जरूरत है, मेरी मदद कीजिए इस आदमी को कुचल के मार डालने में। यांग यून के मास्टर खिसियाते हुए बोलते हैं, मैं फालतू के बेकार काम नहीं करता हूँ इस तरह का कोई रास्ता निकालने के लिए। लेकिन उतनी ही देर में जो अंकल थे गुस्से में अपने हीरो की तरफ एक पावरफुल पंच बनाकर मारते हुए बोलते हैं, अगर तुमको छिपने से डर लगता है तो भी तुम मुझसे छिप नहीं पाओगे बच्चे, ये सब बकवास है तुम्हारी। जैसे ही पंच उसके पड़ने वाला था, यांग यून अपने मन में अपने मास्टर से बोलता है, बूढ़े आदमी, अगर तुमने इसी समय कोई कदम नहीं उठाया तो तुम्हारा डिसाइपल मर जाएगा। उसके पास बोलने की देर थी। जो फिस्ट बड़ी स्पीड में यांग यून के ऊपर लगने वाली थी वो कांपना स्टार्ट कर देती है। उसके मास्टर की बुरी तरह फट चुकी थी। वो घबराते हुए बोलता है, अरे ये तो, और उसके सामने में पता चलता है अपने हीरो का जो मास्टर है एक शैडो फॉर्म में यांग यून के पीछे अपेयर हो जाता है, जिसकी पावरफुल ऑरा को महसूस करने के बाद तो अंकल के पैर टिक नहीं पाते। वो घुटनों के बल गिरते हुए यांग यून से बोलता है, प्लीज मेरी जान को बख्श दो, सीनियर शांत हो जाइए। अंकल को घुटनों के बल आते देख के जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे वो शॉक्ड होकर चिल्लाते हैं, ये क्या हो रहा है? झाओ नान हैरान होते हुए मन में बोलती है, मेरे सेकंड अंकल एक एंशिएंट वॉरियर हैं जो कि स्ट्रेंथ में अंजिन के 6th फ्लोर पर हैं। यांग यून वहाँ पे खूब रंगबाजी में बोलता है, अगर तुम मुझसे एग्री नहीं करते तो ये सब मत करो, मैं उतना धमकाने वाला नहीं हूँ जितना तुम सोचते हो। झाओ नान मेरी सेवियर है, उसे और मजबूर मत करो। अगर अगली बार तुमने मुझे परेशान करने की हिम्मत की, चाहे तुम खुद हो या ये फैमिली या माँ फैमिली, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अंकल की तो अपने हीरो के मास्टर की पावर को देखकर बुरी तरह फट चुकी थी। वो घबराते हुए ग्रीट कर अपने हीरो से बोलता है, अगर तुम ये बात पहले से जानते थे कि मिस्टर जी के पास इतनी ताकत है तो बेशक आपको ये काई के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इन सारे मामले को देखते हुए झाओ नान अपने हीरो से बोलती है, तो ठीक है साथियों, पहले हम एक मीटिंग कर लेते हैं, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। यांग यून फिर से अंकल की तरफ घूर के देखते हुए बोलता है, क्योंकि तुम मेरे बॉस के सेकंड अंकल हो इसलिए मैं तुम्हें जाने देता हूँ। अगली बार मैं चाकू नहीं पकड़ पाऊंगा, सीधे तुम्हारी छाती में भोंक दूंगा। यांग यून की इस तरह की धमकी को महसूस करते हुए अंकल घबरा कर फीकी मुस्कान के साथ उससे बोलते हैं, तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं 100 बार भी हिम्मत जुटाने की हिम्मत नहीं करूंगा अब। इसी तरह से फिर मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। हमारा सीन शिफ्ट होके अपने हीरो के हाउस पे आता है, जहाँ पर वो कल्टीवेट करते हुए बताता है, हालांकि मैं डेली रात में प्रैक्टिस करता हूँ, फिर भी मेरा लेवल QY रिफाइनिंग पीरियड के 3rd मिड स्टेज तक पहुँच चुका है। हालांकि इस धरती में स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कम है, जिसके कारण कल्टीवेशन की स्पीड नॉर्मल से भी बहुत धीमी हो गई है। अपने हीरो के टीचर उसको समझाते हैं, टीचर बनना
ओरिजिनल गॉड की रेमनेंट सोल का एक अंश है। इस बार डिवाइन नॉलेज का इस्तेमाल करके तुम्हारी मदद करने से मेरी पावर को भी बहुत चोट पहुंची है। एक नॉर्मल ह्यूमन वॉरियर द्वारा इस तरह धमकाया जाना सच में बहुत शर्मनाक है। तुम्हें पता है जिस दुनिया में मैं पहले रहता था ठीक उसी तरह 3 महीनों में बहुत सारे लोग गोल्डन कोर रियल में एंटर कर चुके हैं। यांगन अपने टीचर से कहता है, मास्टर इस जगह को मत देखो तुम, ये एक ऐसी पृथ्वी है जिसमें स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कम है। टीचर अपने हीरो को बताता है यहाँ तक कि पृथ्वी में भी स्पिरिचुअल एनर्जी के और भी ज्यादा स्पिरिचुअल वेन मौजूद होंगी, बस तुमको उन्हें ढूंढना होगा। और हाँ, जिस छोटे से मिंग को तुमने अपने कंट्रोल में किया है उसकी ब्लड लाइन पहले जैसी नहीं है। उसकी प्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए ऐसा होना, ये होना बहुत ज्यादा है कि वो एक खजाना ढूंढने वाला शिकारी है। मैंने तुमको जो क्लासिक किताबें दी हैं उसमें बहुत बढ़िया लेवल के पालतू जानवरों के लिए भी नुस्खे दिए गए हैं। तुम्हारा ये छोटा मिंग फ्यूचर में तुम्हारे लिए बहुत काम का साबित होगा। एक बात और, तुम्हारी ये डिवाइन कॉन्शियसनेस केवल इन वॉरियर को धोखा दे सकती है और मैं तुमको फ्यूचर में और भी पावरफुल लोगों से पिटने से नहीं रोक पाऊंगा। उसके मास्टर ने जैसे इस बारे में बोला था, यांग इनकी बॉडी के अंदर से खूब ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है। वो खिसियाते हुए मन में बोलता है, मेरे मास्टर सही बोल रहे हैं, मैं हमेशा अपने मास्टर पर निर्भर नहीं रह सकता। मुझे जल्द से जल्द अपनी असली ताकत में सुधार करना होगा। कल के दिन लंबे समय कल्टीवेशन करने के लिए मुझे एक स्पिरिचुअल वेन की जगह को ढूंढने की जरूरत है। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम एक जगह दिखाते हैं। यांग इन वही लल्लन टॉप पटाखा माल से बोलता है, ये सफर आने वाला तुम्हारे लिए बहुत परेशानी भरा है और तुम्हारा भाई कहाँ है? वो लड़की अपने हीरो का वेलकम करते हुए बोलती है, आपको प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। मैंने अपने भाई को घर पर ही छोड़ दिया है, वो बस मेरे लिए बोझ बन गया है। और इस बात को बोलते हुए वो दोनों उस जगह के अंदर चले जाते हैं। और जैसा कि आप दोस्तों देख ही सकते हैं, उस कोरी चट्टी लड़की के भाई ने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा है। यांग रिसेप्शन में पहुंचने के बाद एक लेडी से बोलता है, एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुनिए। वो लड़की कॉल पे खिसियाते हुए बोलती है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं बाद में बात करूंगी, मेरे सामने गेस्ट आए हुए हैं। फिर वो लड़की अपना पोस्चर चेंज करते हुए अपने हीरो से बोलती है, बताइए सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? यांग उस लड़की से बोलता है, मैं शियाली के पास मौजूद विला के बारे में जानना चाहता हूँ। वो लड़की हंसते हुए अपने हीरो से बोलती है, आसपास के विला की कीमत इतनी ज्यादा हो सकती है कि मुझे डर है कि ये आपके लिए सुटेबल नहीं होगा। अब इस लड़की को क्या मालूम जो उसके सामने खड़ा है वो एक करोड़पति अरबपति इंसान है। जिस बात को सुन के अपना हीरो अजीब सा मुंह बनाकर बोलता है, कोई बात नहीं, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि आंगन बड़ा होना चाहिए और वो जगह ली माउंटेन की तलहटी पर मौजूद होना चाहिए। यांगन की इस तरह की बात सुन के वो लड़की गुस्सा रही थी। फिर वो अपने आप को शांत करके यांगन को एक दूसरी लड़की को दिखाते हुए बताती है, सर आप उस लड़की से इस बारे में पता लगाने के लिए बोल सकते हैं, उसे इस बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है। जिस बात को बोलते हुए वो अपने मन में कहती है, ये बेवकूफ लोग, तुम्हारे साथ मैं समय बर्बाद नहीं करूंगी। दूसरी तरफ हमें एक लल्लन टॉप पटाखा लड़की को दिखाया जाता है जिसने सेल्स ऑफिस में अभी नया नया काम स्टार्ट किया था। वो घबराते हुए अपने हीरो की तरफ देख के बोलती है, अरे रुक जाओ, मुझे पहले देख लेने दो, मैं सिर्फ यहाँ 2 दिन से ही काम कर रही हूँ। वो लड़की उस विला को दिखाने के लिए यांग उनको टैक्सी में बैठाकर आगे ले जाती है। आगे ले जाते हुए उससे पूछती है, क्या आप वाकई में इसमें जाना चाहते हैं? क्या आप दूसरी चीजों के बारे में नहीं सोचते? मतलब कि टैक्सी की बात हो रही है, मैं आपसे कुछ छिपा नहीं रही हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से ये विला भूतिया है, इसे कई परिवारों ने अपने कब्जे में ले लिया है, या यूं कहें कि मैं इसे रिप्लेस कर सकती हूँ। यांगन हंसते हुए लड़की से बोलता है, तुम सच में बहुत ईमानदार और सच्ची इंसान हो, मुझे ये बिल्डिंग बहुत पसंद है। अगर तुमको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मुझे इन सब चीजों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। जिस बात को बोलते हुए अपना हीरो मन में बोलता है, केवल यही विला मेरी सारी जरूरतों को पूरा करता है और ये लिंगमाई नदी के जस्ट बगल में मौजूद है, मुझे इसे हर हाल में देखना होगा। कुछ ही देर के अंदर वो लोग उस विला के सामने आ जाते हैं। यांगन उस विला के अंदर से निकलने वाली नेगेटिव एनर्जी को महसूस करते हुए बताता है, ये कितना अजीब माहौल है, इस घर में वाकई कोई ना कोई प्रॉब्लम है। यांगन को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गेट खुलवा कर उस विला के अंदर आता है तो वहाँ के सारे माहौल को महसूस करते हुए वो लड़की घबरा कर कहती है, मैं पहली बार इस घर के अंदर आई हूँ, इसलिए मुझे भूत प्रेत का कोई साया नहीं है। यांगन उस लड़की घबराहट को महसूस करते हुए उससे बोलता है, ज्यादा सोचकर खुद को मत डराओ। लेकिन उतनी देर में उस लड़की के जस्ट सामने उसके मुंह पे एक बड़ी सी मकड़ी आकर खड़ी हो जाती है। इसको देखने के बाद तो उसके हाल बेहाल हो चुके थे। वो जोर से चिल्लाती है, कोई बचाओ मुझे। उसके बस चिल्लाने ही की देर थी। जो अपने हीरो के साथ लल्लन पटाखा गर्लफ्रेंड आई है वो तुरंत गुस्से में अपनी तलवार को निकाल के एक पावरफुल स्लैश लगाते हुए उससे कहती है, तुम जो कोई भी हो मैं तुमको मार डालूंगी। उसका अटैक इतना जरा तगड़ा था दोस्त। वहाँ पर एक धमाका होता है, जो बिल्डिंग की एक दीवार थी वो पूरी
पूरी कट के 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। यांग यून अपनी बिल्डिंग के ऐसे हाल देखकर बुरी तरह घबराते हुए चिल्ला के कहता है, अबे ये मेरा विला है, मैं इसे खरीदने वाला हूँ, ये सब करना बंद करो तुम लोग। अटैक करने से पहले क्या तुम ठीक से देख नहीं सकती हो? क्या एक मकड़ी को मारना बहुत जरूरी है? वो लड़की अफसोस करते हुए अपने हीरो से कहती है, वो मुझे माफ करना यांग यून, मुझे अभी दीवार के पीछे कुछ महसूस हुआ, हो सकता है ये सिर्फ मेरा एक वहम हो। लेकिन दोस्तों दीवार के पीछे उसी का सगा भाई मौजूद था जो कि अभी कटते कटते बचा है। वो घबराते जो इसमें आया करूं पर क्या बोला मैं? अरे यार क्या मुझे छुप कर तुम्हारा पीछा नहीं करना चाहिए मेरी बहना? फिर यांग यून चलते हुए उस विला में अपने साथियों को बताता है, ये कोई भूत प्रेत का साया नहीं है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ और ही बात चल रही है। सेल्स ऑफिसर अपने हीरो को बताती है, सर विला में ये आखिरी जगह है जो आपने अभी तक नहीं देखी है, ये विला का अंडरग्राउंड वाइन सेलर है। जब यांग यून उस जगह को देखता है तो वहाँ पर एक फॉर्मेशन बना हुआ था, जिसको देखते हुए यांग यून मन में बोलता है, अच्छा ये तो मेरे मास्टर के एंशिएंट बुक की एक फॉर्मेशन है। लेकिन तभी उतने में यांग यून को अपने पीछे एक परछाई महसूस होती है, जिसको देखते हुए अपना हीरो थोड़ा घबराता है। और तभी जो लड़की का भाई है वो उस जगह को देखकर शॉक्ड होकर बोलता है, फॉर्मेशन? क्या ये एक फॉर्मेशन है? जिसके अपने बगल में आवाज सुनकर यांग यून घबराते हुए उसके मुंह पे एक जोरदार घूंसा मार के चिल्ला के बोलता है, अरे ये तो घोस्ट है, सच मुझे भूत है। उसका दोस्त तो बस ये बोलना ही था, उसकी बहन और वो मिलकर उसको पूरी तरह पेलने लगते हैं। यांग यून उसको मारते हुए बोलता है, मुझे डराने की तेरी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुझे पीट पीट कर मार डालूंगा। वो लड़की भी अपने भाई के ऊपर जूते चप्पल लगाते हुए बोलती है, यांग यून मुझे भी तुम्हारी मदद करने दो, ऐसी बहन दोस्तों किसी भाई को ना मिले। अभी रुकिए, यहीं पे मैटर खत्म नहीं हुआ है। जो सेल्स गर्ल थी वो तो वाइन कलेक्शन का एक ड्रम उठा के सफेद बालों लड़की के भाई के ऊपर मारते हुए बोलती है, हटो तुम लोग, ये मुझे करने दो, आज मैं तुम लोगों के लिए लड़ूंगी और तुम्हें बाहर निकालूंगी। अभी तक दोस्तों उसकी फट रही थी, अब देख रहे क्या भयानक रूप दिखा रही लड़की। उस लड़के को इतना पेला जाता है, उसके गाल सूज जाते हैं। वो घबराते हुए करार के कहता है, एक मिनट के लिए रुक जाओ, मैं डूई गई हूँ, मैं एक इंसान हूँ, भूत नहीं हूँ। जब वो लड़की अपने भाई को देखती है तो गुस्से में अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए घूर के देख के उससे कहती है, क्या मैंने तुमको घर पे रहने के लिए नहीं कहा था? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब वो अपनी बहन क्या बोले, उसका मुंह पहले सूज चुका है। वो बहाना बनाते हुए कहता है, वो दरअसल यही बात है, अभी अभी मेरी मुलाकात सड़क पर एक मोटे नीले रंग के आदमी से हुई। उसने एक बहुत ही अजीब दरवाजा ढूंढा और मैं उसको देखने के लिए अंदर चला गया। जैसे ही मैं उस दरवाजे के अंदर घुसा, अचानक से मैं सीधे तुम्हारे सामने आ निकला। मुझे इस बात का डर नहीं था कि यांग ये यून तुम्हें पटाने की कोशिश करेगा। सेल्स ऑफिसर उन दोनों की बातों को सुनकर थोड़ा हैरान होते हुए बोलती है, तो बस इतना ही, ये तो कितनी बढ़िया बात है। लेकिन उसके टीचर का ध्यान तो सामने की फॉर्मेशन के ऊपर था। वो यांग यून को बताता है, कभी कभी ये फॉर्मेशन एक नॉर्मल फॉर्मेशन नहीं होती, ये एक गार्डियन फॉर्मेशन है। ये जगह इत्तेफाक से स्पिरिचुअल वेन्स पर मौजूद थी और मुझे साफ तौर पर महसूस नहीं हुआ कि नीचे स्पिरिचुअल वेन के उतार चढ़ाव के विस्फोट हो रहे थे। और हाँ, नीचे एक मकबरा होना चाहिए। यांग यून अपने मास्टर की बात सुन के थोड़ा घबराते हुए मन में बोलता है, क्या कहा? कब्र मौजूद है? क्या मैं फ्यूचर में यहाँ कल्टीवेट करूंगा? तभी व्हाइट बालों वाली लड़की अपने हीरो से कहती है, यांग यून क्या हुआ तुमको? ये वैसे भी अपने हीरो को अजीब बोलती है। यांग यून थोड़ा समझाते हुए उसे बताता है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो हमने सब कुछ यहाँ देखना खत्म कर लिया है और हम अब वापस जा सकते हैं। वो लड़की अपने हीरो से कहती है, मुझे माफ कर देना यांग यून, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, और तुम्हारी उस दीवार का खर्चा मैं ही उठाऊंगी। यांग यून सेल्स ऑफिसर से बोलता है, मिस टैंग मैंने इसे खरीदने का फैसला कर लिया है, चलिए वापस चलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हैं। यांग यून की इस बात को सुन के वो लड़की थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोलती है, क्या सच में? क्या आप दोबारा इसके बारे में नहीं सोचना चाहते? क्योंकि ये घर भूतिया है। अब यांग यून ने ठान लिया तो वो ठान लिया। वो लोग उस घर से वापस बाहर की तरफ निकल आते हैं, लेकिन तभी यांग यून को उसके अंदर से कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो उस तरफ देखते हुए बोलता है, क्या उसके अंदर से किसी और की आवाज आ रही है? यांग यून उस चीज को जानने के लिए बड़ी स्पीड में वहां जाते हुए बोलता है, चलो पहले सिचुएशन को देखते हैं। दोनों भाई बहन भी उसको फॉलो करते हुए कहते हैं, यांग यून हमारे लिए रुक जाओ तुम। अब बेचारे सेल्स ऑफिसर कहाँ उनका फॉलो कर पाएगी। जब वो लोग आगे जाते
हैं तो सामने नजारा देखकर बहुत चुक्का हो चुके थे। वहाँ पर अपने हीरो की वो पुरानी दुश्मन जिसने इसको मारने की कोशिश करी थी, वो किसी चीज से बहुत जरा घबराते हुए बोलती है, मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं है, मैं बस यांग यून को मारना चाहती हूँ, किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं है। यांग उस लड़की से बोलता है, किलर गुआतान वो कौन है, उसका नाम क्या है? व्हाइट बाल वाली लड़की यांग यून से पूछती है, यांग यून क्या तुम इस लड़की को जानते हो? यांग यून उसको बताता है, ये लड़की मुझे मारना चाहती है, बोन फ्लावर हॉल की असिस्टेंट है। दरअसल वह मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक चली आई, उसने ऐसा क्या देख लिया है जिस कारण से उसकी ऐसी हाल हो गए? क्या वाकई इसमें कुछ सच्चाई है? जो कोई इतराते हुए अपने हीरो से बोलता है, तुम में से हर कोई ऐसा होने से डर जाता है। अगर यहाँ कोई भूत है तो मैं सबकी मदद करने के लिए एक भूत को पकड़ लूंगा। उसने जैसे इस बारे में बोला था तभी अचानक से उनको वहाँ पे कुछ महसूस होता है और उनके सामने एक बहुत भयानक फैंटम अपीयर हो जाता है, जिसको देखने के बाद सबसे पहले गुइडी की फट चुकी थी। वो चिल्लाते हुए बोलता है, अरे बाप रे, ये तो अंकल भूत हैं, मुझे माफ कर दो भाई, मैं इन सब चीजों के बारे में बेफालतू की बातें कर रहा था। जैसे उसकी बहन अपने सामने भूत को देखती है, तुरंत अपनी स्वॉर्ड को निकाल के आगे बढ़ते हुए कहती है, इसे मुझे करने दो। उस लड़की को जाते हुए देखकर यांग उससे बोलता है, मिस डूगू जरा संभल के। डूगू वहाँ पे अपनी तलवार के खूब ढेर सारे स्लैशेस आगे मारते हुए चिल्ला के बोलती है, चलो देखती हूँ यहाँ पर भूत होने का नाटक कौन कर रहा है। उसके तलवार के स्लैशेस उस भूत के फैंटम के ऊपर सीधे जाके लगते हैं, जिसको देखने के बाद डूगू बताती है, हाँ मेरे अटैक हिट हो गए। यांग येयुन अपनी स्पिरिचुअल आई से उस सामने की तरफ देखते हुए मन में बोलता है, अरे नहीं, ये तो इविल स्पिरिचुअल सेंस है। यांग युन के मास्टर उस भूत को देखते हुए उसे बताते हैं, ये काफी दिलचस्प है, मुझे धरती पर स्पिरिट बॉडी को देखने की उम्मीद नहीं थी। यांग युन अपने टीचर से बोलता है, मास्टर शिकायत करना बंद करिए, मुझे बताइए क्या करना है। उसके टीचर उसको बताते हैं, तुम लोग दिन भर मुझसे भीख मत मांगते रहो। हालांकि नॉर्मल लोगों की नजर में इस तरह की स्पिरिट बॉडी बहुत रेयर होती है, लेकिन तुम एक कल्टीवेटर हो, मैंने तुम्हें जो सिखाया है वो इससे निपटने के लिए काफी है, इस बार मैं कुछ नहीं करूंगा। अपने टीचर की बात सुन के यांग युन खिसियाते हुए मन में बोलता है, तुम बुढ़े सिर्फ मरे हुए घोड़ों के डॉक्टर बन सकते हो। फिर वो उस लड़की से कहता है, मिस डूगो मेरे पीछे आओ। यांग युन अपनी वही पिल बनाने वाली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए कुछ मंत्र को पढ़ता है और उसके हाथों से एक पावरफुल आग उस भूत की तरफ बड़ी स्पीड में बढ़ते हुए उसको पूरी तरह से जला के भस्म कर देती है, जो नजारा देखने में सचमुच बहुत मजेदार है। यांग युन के पास ऐसी फ्लेम को देखने के बाद तो मिस डूगू और डूगुई दोनों हैरान होते हुए बोलते हैं, अरे बाप रे ये क्या है। दूसरी तरफ उस भूत को दिखाते हैं, जैसे ही वो फ्लेम उसके ऊपर पड़ती है वो बुरी तरह चिल्लाते हुए कहता है, शेंगजियांग मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानती थी कि वो गलत है। उस स्पिरिट बॉडी को तड़पते हुए देखकर यांग युन का टीचर उससे बोलता है, बस बहुत हुआ, अब रुक जाओ तुम। मास्टर की बात को फॉलो करते हुए यांग युन ने अपनी फ्लेम को रोक लिया था। हमें उस स्पिरिट बॉडी को दिखाते हैं जो कि एक अलग ही फॉर्म में दिखती है। वो एक लड़की थी। वो लड़की यांग युन के आगे घुटनों के बल बैठ के रोते हुए ग्रीट करके बोलती है, शेंगजियान आपका बहुत बहुत शुक्रिया शेंगजियान, आपकी छोटी बहन दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बस आपको डरा कर भगाना चाहती थी। दोस्तों आप लोग को वीडियो देखने में मजा आ रही है तो सोच क्या रहे हो यार, जल्दी से जाओ मेरा सपोर्ट करो, एक लाइक सब्सक्राइब तुरंत ठोक दो जाकर। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसके लिए स्पेशल बोल रहा हूँ। यांग युन उस लड़की की बात सुनकर अपने मन में बोलता है, क्या यही स्पिरिट बॉडी है? उसके मास्टर भी दिलचस्पी के साथ उस स्पिरिट बॉडी की तरफ देखते हुए बताते हैं, कभी कभार ये स्पिरिट बॉडी इस फॉर्मेशन से बंधी होनी चाहिए, लेकिन ये पक्के तौर पर नहीं है, ये ह्यूमन द्वारा बनाई गई है। ये कैसा इत्तेफाक है। अगर इस फॉर्मेशन में जीन ऑरा नहीं निकलती तो इस बात का अंदाजा लगाना कि वो पहले से ही उसमें मिल चुकी है नहीं पता चलता। और उसके इन कपड़ों को देखो, ये बहुत पुराने लोगों के कपड़े हैं, ऐसा लगता है कि ये बहुत लंबे समय से है। यांग युन उस लड़की से पूछता है, छोटी बच्ची क्या तुम नीचे मौजूद उस पैलेस को प्रोटेक्ट करने आई हो? तुम कौन हो? वो लड़की अपने हीरो के आगे बो डाउन करते हुए बोलती है, शांग शियान की बात करे तो ये छोटी लड़की नॉर्थर्न सॉन्ग डायनेस्टी से हूँ। बेसिकली मैं यहाँ के मेंशन की एक नौकरानी थी और मेरा नाम वो मुखी है। आपकी ये छोटी बहन अपनी इच्छा से यहाँ नहीं रुकी हुई है, मुझे तो केवल इतना ही पता था नीचे जमीन के अंदर बहुत खतरनाक महल है, इसलिए मैंने यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को डरा कर भगा दिया। उस लड़की की तरफ देखते हुए यांग युन हैरान होकर मन में बोलता है, अरे वाह क्या बात है, क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये लड़की 800 साल से जिंदा है? मास्टर इस भूत का इस्तेमाल हम कैसे करें? मास्टर अपने हीरो को बताते हैं, ये कोई भूत नहीं है, इसने स्पिरिट बॉडी के नरिशमेंट के इस्तेमाल करके स्पिरिट बॉडी को बनाया है। मतलब कि ये घोस्ट कल्टीवेशन करने का तरीका समझती है तो वो तुमसे मिलने मात्र से ही तुमको खत्म कर सकती है।
घोस्ट को फिर से रिपेयर करना और उसका टीचर होना काफी हद तक समान है और दोनों को ही फिजिकल बॉडी के बिना स्पिरिट और सोल स्टेट में माना जाता है। 10,000 साल पहले एक सीक्रेट लोक में तुम्हारे टीचर की मुलाकात एक घोस्ट रिपेरियर से हुई। दोनों के बीच भयानक लड़ाई हुई। पहले वॉर के बाद इस मैटर में उलझना सच में बहुत कठिन हो गया था। अगर तुम्हारे टीचर डीप कल्टीवेशन करने वाले नहीं होते तो मैं वो इंसान नहीं होता जिसने पूरे वॉर को खत्म किया। और आखिरी में मुझे घोस्ट कल्टीवेशन की टेक्निक भी हासिल हुई। जब टीचर उसको बता रहे थे तभी बगल में हमें डुई गुगु दिखाया जाता है जिसकी बॉडी भयानक तरीके से शेक कर रही थी घबराहट के कारण। यांग उसकी हाल को देखकर खिसियाते हुए उसके ऊपर चिल्ला के बोलता है, मैं तुमसे बोल रहा हूँ, क्या तुम कुछ देर के लिए शांत नहीं रह सकते हो? ये कितनी शर्म की बात है। लेकिन दूसरी तरफ तो डुई गुगु की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो घबराते हुए कांप के बोलता है, भूत प्रेत यहाँ से चले जाओ, भूत प्रेत यहाँ से चले जाओ। लेकिन थोड़ी देर में ही वो अपने आप को संभालते हुए यांग उनके ऊपर चिल्ला के बोलता है, मैंने सुबह कुछ गलत खा लिया और मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अगर तुम मेरा माउथ शॉट टेक्निक से इलाज कर सको तो मैं बहुत सही हो जाऊंगा। यांग उसकी बात सुन के और चिड़चिड़ाते हुए बोलता है, तुम्हारी बहन तुमसे बहुत अच्छी है कमीने, तुम बेकार इंसान हो। लेकिन जब वो इस बारे में बोलता है तभी अचानक से उसकी खोपड़ी हिलने लगती है, जिसको फील करते हुए यांग कहता है, अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। यांग युन को बेहोश होते हुए देखकर मिस डुगु तुरंत उसके पास भागते हुए आती है और उसके भाई डुगु को समझ में ही नहीं आता साला ये हो क्या रहा है। हमारा सीन शिफ्ट होके अगले दिन मॉर्निंग पे आता है जहाँ लिशान विला के अंदर अपना हीरो लेटा हुआ था। वो अपनी आंख खोलते हुए देखता है, अरे ये क्या, अगला दिन लग गया। वो शॉक्ड होते हुए मन में बोलता है, पिछली रात ज्यादा स्पिरिचुअल पावर इस्तेमाल करने के कारण मैं बेहोश हो गया था। और जब अपना हीरो बिस्तर में देखता है तो उसका चदरा हिल रहा था। अचानक से वही लड़की शर्माते हुए उसके चदरे से बाहर निकल के बोलती है, हनी तुम जाग गए। अब दोस्तों क्या बवाल होने वाला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे तो। यांग युन तुरंत पीछे हटते हुए बोलता है, मेरे बिस्तर के अंदर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो लड़की यांग युन को बताती है, क्या तुम दूसरों के साथ किए गए अपने सारे कामों को भूल गए हो? उस लड़की के बोलते ही जस्ट पीछे से कोई चिल्ला के बोलता है, तुमने ये सब क्या किया है? हमें पता चलता है मिस डुगु और झाओ नान दोनों आ चुकी थी अपने बउआ को गोद में लेके उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। मिस डुगु चिल्लाते हुए उस लड़की से बोलती है, तुम घोस्ट यहाँ से चली क्यों नहीं जाती हो? मजा तो झाओ नान की बात पे आती है। वो खिसियाते हुए कहती है, जाहिर तौर पर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पर एक बच्चा है और तब भी वो यहाँ आकर खाना खाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों यहाँ पे टू मीनिंग बात चल रही है, समझ सको तो समझ लेना। उनकी बात सुनकर यांग घबराते हुए चिल्ला के बोलता है, अबे पहले मुझे बताओ तो यहाँ पर चल क्या रहा है? नहीं नहीं ये बस एक सपना है। कितनी अफसोस की बात है ये। घोस्ट कर अपने हीरो के सामने फिर से आते हुए बोलती है, गॉड आप जाग गए हैं। यांग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या सपना है क्या हकीकत। वो घबराते हुए जोर से चिल्लाता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके कुछ देर बाद दिखाते हैं जहाँ पर यांग युन किसी से कॉल पे बात करते हुए बोलता है, हाँ मैंने इस विला को खरीदने का फैसला कर लिया है। समय आने पर मैं डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दूंगा। आपको कुछ दिन के लिए रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ हमको सेल्स ऑफिसर को दिखाते हैं जो कि यांग युन को जवाब देती है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है मिस्टर यांग युन, अगर आप आकर साइन कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा होता। आपके हार्ड वर्क के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी तरफ हमें उस चंट लड़की को भी दिखाते हैं जिसने यांग युन के ऊपर टाइम नहीं दिया था। वो हैरान होते हुए बोलती है, क्या कहा? उस भूतिया घर को इसने बेच दिया? यांग युन भी उसकी बात को समझते हुए ओके कर देता है कि साइन मैं कर दूंगा। फिर वो अपने मन में बोलता है, तो फिर ठीक है, मेरा अगला स्टेप घोस्ट गर्ल से निपटना है। उसके टीचर कल्टीवेशन करते हुए अपने हीरो से बोलते हैं, मैं अब तुमको ईडू जुई सौंप दूंगा और साथ ही उसी टाइम पर इंश्योरेंस के तौर पे स्पिरिचुअल फॉरबिडन टेक्निक भी सिखाऊंगा। उसके मास्टर के बोलने के साथ में यांग युन की बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल नॉलेज फॉरबिडन टेक्निक की जाना स्टार्ट हो जाती है। यांग युन आगे बढ़ते हुए घोस्ट गर्ल से बोलता है, क्या तुम्हारा नाम क्यूयर है? आज मैं तुमको गुड फॉर्च्यून दे सकता हूँ, तुमको कल्टीवेशन के रास्ते पर ले जा सकता हूँ और तुमको इस कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन तुमको इसका इस्तेमाल मेरे लिए करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम पर स्पिरिचुअल फॉरबिडन टेक्निक थोप दूं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? वो लड़की घबराते हुए अपने हीरो से बोलती है, क्यूयर दरअसल एक नौकरानी थी जो 800 सालों से भी ज्यादा समय से यहाँ फंसी हुई है। अगर मेरे गॉड क्यूयर को इस कैद से बाहर निकालने में मदद कर सके तो फिर क्यूयर शांग जियांग की अच्छे से सेवा करनी ही होगी और वो इसमें जरा सा भी संकोच नहीं करेगी। घोस्ट गर्ल की बात सुनकर यांग युन अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए बोलता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही वो अपनी बॉडी के अंदर से जो फॉरबिडन आर्ट अभी उसके मास्टर ने सिखाई थी उसको रिलीज करते हुए मन में बोलता है,
है सबसे पहले मास्टर की टेक्निक के हिसाब से स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस इवॉल्व करना होगा और फिर सीक्रेट मंत्र को आईब्रो के सेंटर में मारकर कंट्रोल पूरा करें। क्या यही स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस की फॉरबिडन टेक्निक है? ऐसा लगता है जैसे किसी तरह की मास्टर और सर्वेंट एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया हो। अब क्यूअर की जिंदगी और मौत बस मेरे सोच के बीच में ही है। अब मेरी ताकत पहले से ज्यादा हो जाएगी। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके एक दूसरी जगह पर दिखाते हैं जहाँ पर अपने हीरो के एक पुराने अंकल को एक आदमी ने तलवार से काट डाला था। साथ ही वो क्रिपी स्माइल के साथ जो उनके साथ एक लड़की थी उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है, यूजी इतना भड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। वो लड़की घबराते हुए बोलती है, नहीं तुम मेरे पास आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। मिस टूगू गेट खोलकर अपने हीरो के पास आते हुए चिल्ला के बोलती है, यांग यून आपकी हालत ठीक नहीं है। ऐसा लगता है कि आपकी सिस्टर को बोन ब्लॉसम के लोगों ने अगवा कर लिया है। इस बात को सुनने के बाद तो यांग यून चिल्ला के पूछता है, क्या ये तुम क्या बोल रही हो? उसके पास एक नोट आया था जिसमें लिखा हुआ है, दोपहर के समय जब हुआ शान यून फेंग के हाथों में आ जाता है और अगरबत्ती की सारी ताकत दांव पर लग जाती है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है। यांग यून बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी फ्लेम रिलीज करते हुए बोलता है, अब जब बेफालतू में मेरे रिश्तेदारों के साथ ऐसा शुरू हुआ है तो इसकी सजा भी बहुत खतरनाक होगी। यांग यून तुरंत एक पिल को निकाल के अपने मुंह में डाल लेता है और इसी के साथ बड़ी स्पीड में आगे बढ़ते हुए मिस टूगू से कहता है, आपको मेरा पीछा करने के लिए मैं मजबूर नहीं कर रहा हूँ। यांग यून को जाते हुए देखकर मिस टूगू अपने मन में बोलती है, गुहुआ को यांग यून को इतनी आसानी से आजाद नहीं करना चाहिए था। ये पक्के तौर से बहुत अच्छा होता। वो मेरे लिए बहुत दयालु है और मरने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। वो यांग यून से बोलती है, यांग यून एक और इंसान और भी बहुत कुछ कर सकता है, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। यांग यून इस समय बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो आगे बढ़ते हुए चिल्ला के बोलता है, अगर तुम उस जानवर को मारने में मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हारा ये बहुत बड़ा एहसान जरूर चुकाऊंगा। हमारा सीन शिफ्ट होके एक कार पे जाता है जो बड़ी स्पीड में टर्न होते हुए आगे की तरफ बढ़ रही थी। हमें पता चलता है यांग यून और मिस टूगो दोनों बड़ी स्पीड में उसकी बहन को बचाने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। मिस टूगो अपने हीरो से बोलती है, अरे वो आवाज कैसी थी? हमें पता चलता है यांग यून की गाड़ी के ऊपर कोई धड़ाम सा के गिरता है और ये कोई और नहीं डुई गुई है, अपनी मिस टूगो का भाई। स्पीड के कारण वो फड़फड़ाते हुए बोलता है, क्या तुम लोग मुझे फिर से छोड़ के जा रहे थे? ऐसा करना इतना आसान नहीं है, इतने आसानी से अपनी बहन को पटाने नहीं दूंगा। हमारा सीन शिफ्ट होके लुओ येन फेंग माउंटेन की तरफ आता है, जिस जगह को महसूस करते हुए मिस टूगो अपने मन में बोलती है, ये यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। यांग यून सामने की तरफ गुस्से में चिल्ला के बोलता है, मैं यहाँ पर हूँ, लाखों की भीड़ से बाहर निकलो। जिस आदमी ने अपने हीरो की बहन को किडनैप किया था उनकी एक टोली यांग यून के सामने बड़ी रंगबाजी में आते हुए बोलती है, तुम सच में हिम्मत करके यहाँ बीज बोने चले आए। यांग यून जब अपनी बहन को देखता है इस तरह से बुरे हाल में, उसके दिमाग एकदम सटक जाती है। वो खिसियाते हुए मन में बोलता है, शान शान। दूसरी तरफ वो जो आदमी जिसने उसकी बहन को किडनैप किया था वो हंसते हुए बोलता है, यांग यून वो मेरा है, मैं उसे जान से मारूंगा। यांग यून गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलता है, किसी कमजोर और असहाय लड़की को धमकाने की इस एबिलिटी का क्या होता है? तुम मेरे पास आओ, तुम्हें दिखाता हूँ असली मर्द क्या होता है। हमें वही पेट्रियार्च को भी दिखाते हैं जो कि मिस टूगो की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम दोनों यहाँ पर आ गए। मिस टूगो रूथलेस मैटर को सॉल्व करने आई है। अपने पेट्रियार्च की बात सुन के वहाँ के दो एसिशियंस मिस टूगो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए चिल्ला के कहते हैं, ये तो बस निर्वाणा स्टेज पर है। मिस टूगो उनको अचानक से अपनी तरफ आते हुए देखकर मन में कहती है, ये तो बहुत तेज हैं। यांग यून चिल्ला के उससे बोलता है, मिस टूगो जरा संभल के। जिस एसिशियन ने यांग यून की बहन को किडनैप किया था वो यांग यून के जस्ट पीछे से अटैक करते हुए बोलता है, क्या तुम्हारे पास अभी भी दूसरे के ऊपर ध्यान देने का समय मौजूद है? अचानक से अटैक होते हुए देखकर यांग यून बड़ी मुश्किल से उसके पावरफुल स्लैश से अपनी तलवार को आगे लगाकर रोकने की कोशिश करता है। साथ ही उस आदमी के अटैक को रोकते हुए मन में बोलता है, क्या ही भयानक इनर पावर है इसके पास। वो आदमी अपने पावरफुल स्ट्रेंथ के साथ यांग यून को पीछे की तरफ ढकेल के हंसते हुए कहता है, क्या ये स्वॉर्ड अचानक से हवा के अंदर से निकल के आई है, लेकिन ये मेरे फोर्स के आगे बिल्कुल बेकार काम करती है। वो अपनी तलवार की पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए यांग यून को पीछे की तरफ ढकेल देता है। जब यांग यून हवा में पीछे की तरफ लुढ़क रहा था तभी अचानक से वो असेशियन जंप लगाकर यांग यून के बॉडी के ऊपर स्लैश लगाकर आगे
आगे की तरफ बढ़ जाता है। यांग यून को तो समझ में नहीं आ रहा था ये इतना फास्ट और पावरफुल कैसे हो सकता है जिसने तुरंत मेरे ऊपर इस तरह अटैक कर दिया। उस आदमी के स्नीक अटैक के कारण यांग यून को गंभीर चोटें आती हैं। उसके मुंह से भी ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। वो शॉक्ड होते हुए बोलता है मैं इस आदमी की मूवमेंट का बिल्कुल मुकाबला नहीं कर पा रहा हूँ। वो आदमी भी अपने हीरो की तरफ देखकर खुश होते हुए मन में बोलता है अरे वाह कितनी पावरफुल स्वॉर्ड है, इसे छूते ही मेरा टाइगर ची धराशाही हो गया। टाइगर ची इसकी स्वॉर्ड का नाम है क्योंकि इसके स्वॉर्ड में क्रैक पड़ जाते हैं। वो आदमी यांग यून के स्वॉर्ड के अंदर से निकलने वाले ऑरा को महसूस करते हुए मन में कहता है ये स्वॉर्ड सचमुच बहुत पावरफुल है। मैं इस स्वॉर्ड को चाहता हूँ। वो फिर से यांग यून के ऊपर एक और अटैक करते हुए बोलता है तुम मेरे साथ इस मैदान में एक अच्छी तलवारबाजी करने लायक नहीं हो। वो असिस्टेंट जैसे ही यांग यून के ऊपर अटैक करता है यांग यून बड़ी मुश्किल से उसके अटैक को वहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहा था। वो आदमी गुस्साते हुए अपने हीरो से बोलता है तुम इसके बारे में सोचना भी मत। यांग यून के हाल वहाँ पर खराब हो रहे थे। वो अपने मन में बोलता है इतनी दूरी के साथ मैं अपनी खतरनाक टेक्निक को इस्तेमाल कर सकता हूँ। यांग यून के हाथों से फ्लेम निकलना स्टार्ट हो जाती है। वो उस आदमी के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है नामोटो लूशी। यांग यून के द्वारा अचानक से सरप्राइज अटैक को देखकर बड़ी मुश्किल से वो असिस्टेंट बचते हुए बोलता है ओफो कितना खतरनाक अटैक है ये, तुम बहुत बुरे लड़के हो। वो आदमी पीछे हटकर अपने आप को संभालता है और फिर से एक पावरफुल स्लैश यांग यून के ऊपर लगाते हुए उससे कहता है लेकिन मेरी ओ वाली लारा स्वॉर्ड भी इस दौर में शामिल है, अब तुम नहीं बस। वीडियो पसंद आ रही है, जिस किसी ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लें। साथ ही एक लाइक और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सुपर चैट भी कर सकते हैं जिसका QR आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। सो प्लीज सपोर्ट करना मत भूलिए। वो आदमी अपने हीरो के ऊपर पूरी जोर लगाकर एक जोरदार स्लैश लगाता है जिसे अपना हीरो अपनी तलवार के थ्रू रोकने की कोशिश तो करता है लेकिन दूसरे आदमी की फोर्स इंपैक्ट के कारण उड़ता हुआ पीछे की तरफ जा रहा था और अगले ही पल पीछे धड़ाम से उसके लड़ने की आवाज आती है जिसे देखकर मिस डूगू हैरान होते हुए चिल्लाती है यांग यून क्या तुम ठीक हो? लेकिन उसके ऊपर भी एक दूसरा असिस्टेंट अपनी तलवार से अटैक कर रहा था। मिस डूगू खिसियाते हुए अपने मन में बोलती है अब मैं इन लोगों को और ज्यादा झेल नहीं सकती। वो गुस्से में दांत किड़किड़ाते हुए अपना एक पावरफुल स्लैश उस असिस्टेंट के ऊपर स्ट्राइक करते हुए चिल्ला के बोलती है मेरे सामने से दफा हो जाओ तुम। वो असिस्टेंट अचानक से बदलाव को देखकर उसकी स्वॉर्ड स्ट्राइक से बचते हुए बोलता है हे ये तुम क्या कर रही हो? मिस डूगू को ध्यान भटकने के कारण जो एक दूसरा असिस्टेंट था वो उसके पीछे आकर घूंसा मारते हुए बोलता है हे निर्वाणा गर्ल, जिसको महसूस करने के बाद तो मिस डूगू भी हैरान होते हुए बोलती है ये अचानक कहाँ से आ गया? अब मेरे लिए इन लोग को झेलना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। दूसरी तरफ जो असिस्टेंट सेकंड वाला था वो उसके ऊपर अपने पंजों के थ्रू बहुत बुरी तरीके अटैक करता है। मिस डूगू अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए बड़ी मुश्किलों से डिफेंड कर रही थी। हमें अपने हीरो को दिखाते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। उसके मुंह से खून निकल रहा था। वो खिसियाते हुए अपने मन में बोलता है मैं एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया हूँ जहाँ से आगे निकलना इम्पॉसिबल है। ये आदमी कम से कम पावर में 8 लेवल पर है और मेरे अंदाजे से इसकी ताकत मिस रूथलेस के बराबर है। अगर वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा तो मेरे लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। यांग यून को फिर से अपने पैरों पे खड़ा देख के वो आदमी अपने हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलता है मैं तुमको मार डालूंगा। यांग यून के पास पहुंचने के बाद उस आदमी ने एक पावरफुल स्लैश अपने हीरो के ऊपर लगा दी थी जिसको फील करते हुए यांग यून अपने मन में घबराते हुए बोलता है धत तेरे की, मैं इसके फिजिकल स्ट्रेंथ को और ज्यादा अवॉइड नहीं कर सकता। जैसे उस आदमी की तलवार यांग यून के सर के पास पहुंचती है कोई उसको आवाज देता है बस रुक जाओ तुम। जिस आवाज को सुनने के बाद वो आदमी बहुत ज्यादा सहम गया था और फिर अचानक से जंप लगाकर पीछे की तरफ चला जाता है जिसको देखते हुए यांग यून हैरान होकर बोलता है ये कैसे हो सकता है, ये पीछे क्यों चला गया? वो आदमी यांग यून की तरफ देखकर घबराते हुए अपने मन में बोलता है मुझे हमेशा से इस लड़के के पास इनविजिबल प्रेशर महसूस होता है। क्या वो बस सुअर की तरह कमजोर होने का नाटक कर रहा है या फिर वो बाघ बनकर मेरा शिकार कर रहा है? हमें पता चलता है यांग यून के टीचर वहाँ पर अपेयर हो चुके थे। वो अपनी पावर को इकट्ठा करते हुए यांग यून से बोलते हैं तुम शरारती बच्चे, तुम्हारे टीचर ने इस भयानक जानलेवा अटैक को फील ना किया होता तो तुम आज मारे गए होते। और हाँ, तुम्हारे मास्टर के प्रेजेंट टाइम रेमिनेंट सोल लंबे समय तक बनी नहीं रह सकती, इसलिए जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। जल्दी से पे युआन डान की एक गोली निकाल के खा जाओ। यांग यून अपने मास्टर की बात को फॉलो करते हुए वो गोली निकाल के खा जाता है। अचानक से उसकी पावर बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। उसके मास्टर अपनी स्पिरिचुअल पावर को इकट्ठा करते हुए बोलते हैं मेरी गुड फॉर्च्यून की पावर को
फील करो। यांग युन के अंदर उसके मास्टर की पावर एकजुट होना स्टार्ट हो जाती है। उसके इम्पैक्ट के कारण आसमान का माहौल भी बदलना स्टार्ट हो गया था। पैट्रियाच ऐसा होते हुए देखकर बोलता है, ओहो आसमान बदल रहा है। वो अपनी साथी से बोलता है, ये तुम्हारा आखिरी मौका है, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? वो लड़की घबराते हुए बोलती है, हाँ मैं समझ रही हूँ। जिस बात को समझकर वो एक बॉक्स को खोलती है जिसके अंदर स्नाइपर रखी हुई थी। दूसरी तरफ जो लड़का अपने हीरो को मारने की कोशिश कर रहा था वो हैरान होते हुए मन में बोलता है, ये बस एक इल्यूजन है। जब तक कि उसके अंदर इनेट पावर ना हो तब तक मुझे प्रेशर महसूस कराना इम्पॉसिबल है। लेकिन मेरा माइंड फ्लो डार्क एनर्जी के पीक लेवल पर होने के बावजूद इस लड़के को पकड़ने में सक्षम नहीं हो सकी। वो आदमी बहुत ज्यादा झुल्लाते हुए गुस्से में अपने स्वॉर्ड से यांग युन के ऊपर फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलता है, बेवकूफ बनने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें एक बार में मारना चाहता हूँ। जैसे वो आदमी यांग युन को पावरफुल अटैक करता है तभी अचानक से एक स्वॉर्ड उसको रोक लेती है। सामने का नजारा देखकर वो लौंडा हैरान होते हुए मन में बोलता है, अरे ये क्या? दरअसल इसने अपने सिर्फ एक हाथ से मेरे पावरफुल अटैक को रोक लिया। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यांग युन का लेवल अब पूरी तरह से बदल चुका है। अपने मास्टर के साथ में फ्यूज होने के बाद यांग युन अपने किक को ऊपर करके एक पावरफुल किक उस आदमी के ऊपर जड़ देता है, जिसके इम्पैक्ट के कारण वो उड़ता हुआ पीछे की तरफ जा रहा था। यांग युन यही नहीं रुकता, वो अपनी स्वॉर्ड से एक पावरफुल इम्पैक्ट स्ट्राइक सीधे उस आदमी के ऊपर रिलीज करता है, जिसके प्रेशर के कारण जमीन पूरे दरारों से भरते हुए वो फोर्सफुल इम्पैक्ट उस आदमी की तरफ जाता है। उस इम्पैक्ट के प्रेशर को देखकर वो आदमी घबराते हुए मन में बोलता है, इतने कम समय में इतनी ज्यादा पावर हासिल करना ये कैसे हो सकता है? वो आदमी किसी तरीके से अपने आप को संभालते हुए यांग युन से चिल्ला के बोलता है, तुमने अभी क्या किया है? तुम्हारी पावर कैसे बढ़ गई? यांग युन अब पूरी तरह से पगला चुका था। वो अपनी पावर को और ज्यादा रिलीज करते हुए चिल्ला के बोलता है, मेरी बहन को जाने दो वरना तुम बिना दफन हुए मारे जाओगे। जब यांग युन यहाँ पर चिल्ला रहा था तभी अचानक से जस्ट उसके पीछे से कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है और हमें पता चलता है ये कोई और नहीं वही असेसिन गर्ल है जिसने पहले भी यांग युन को मारने की कोशिश करी थी। वो अपने स्नाइपर से यांग युन को टारगेट करते हुए मन में बोलती है, यांग युन तुम पहले से भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हो। जब वो लड़की निशाना लेके इस बारे में सोच ही रही थी तभी अचानक से उसके जस्ट पीछे शैडो के अंदर कोई हंसते हुए बोलता है अगले पल उसकी गर्दन के ऊपर जोरदार चॉप पड़ता है और वो चॉप इतना ज्यादा पावरफुल था वो लड़की वहीं पे पूरी तरह से बेहोश हो जाती है। जैसा कि दोस्तों शैडो से ही पता चल गया था ये अपना ब्रदर डियुगु है। वो हंसते हुए उसकी तरफ देख के बोलता है, लगता है कि मेरा जियाओ को फॉलो करना बिल्कुल सही फैसला है। हमारा सीन शिफ्ट होके दोबारा से अपने हीरो की फाइट पे आता है। वो आदमी अपने हीरो से कहता है, अगर तुम्हारी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ भी गई हो तो क्या होगा, आखिरकार तुम नंबर में बहुत कम हो। एक अच्छे बच्चे की तरह अपनी तलवार और अपने सूत्र मुझे सौंप दो तो हम तुम्हारी बहन को छोड़ने के बारे में सोचेंगे। फिर से अपनी बहन का नाम सुन के यांग युन खिसिया चुका था। वो अपनी ताकत को इस तरह इस्तेमाल करता है जैसे वो आगे की तरफ बढ़ता है जमीन नीचे की टूट जाती है। यांग युन की स्पीड पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो आदमी यांग युन को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर बहुत सारा घबराते हुए मन में बोलता है, क्या ये लौंडा अपने दिमाग को खो बैठा है? यांग युन की स्वॉर्ड जैसे उस आदमी से टकराने वाली थी तभी वहाँ पर पैट्रियाच आ जाता है। यांग युन की स्वॉर्ड को उसने वहाँ पर रोक लिया था। पैट्रियाच गुस्साते हुए यांग युन से बोलता है, लड़के मैं तुम्हारी पिछली चाल में नहीं फंसूंगा। यांग युन खिसियाते हुए मन में बोलता है, एक के खिलाफ दो लोग लड़ रहे हैं, हिस्ट्री का सबसे भयानक मंजर मेरे सामने आ गया है। वो दोनों के दोनों अपने हीरो की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। पैट्रियाच अटैक करते हुए बोलता है, इस बेवकूफ वांग यीलिंग ने फिर से एक बहुत बड़ी गलती कर दी। मिस्टर चिनो चलो यांग युन से निपटने के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं। दूसरा आदमी भी आगे बढ़ते हुए पैट्रियाच से कहता है, लापरवाही मत बरतना, सबसे पहले उसकी लिमिट को देख लो। वो लोग आगे बढ़ के यांग युन के ऊपर अलग अलग साइड से अटैक करते हैं। यांग युन भी उनके अटैक को वहाँ पर रोकते हुए उन दोनों को पीछे की तरफ ढकेल देता है। एक पावरफुल स्लैश लाके यांग युन की इस तरह की फाइटिंग स्टाइल को देखकर पैट्रियाच खिसियाते हुए बोलता है, मुझे इस बच्चे से निपटने दो। मिस्टर चिनो जल्दी जाओ और उसकी बहन को ले आओ। मिस्टर चिनो फाइट का अंदाजा पहले ही लगा चुके थे। वो तुरंत यांग युन की सिस्टर को पकड़ने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, इस लड़के को अभी सिर्फ तुम ही संभाल सकते हो। तुम लोगों ने बहुत बार मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। यांग युन मिस्टर चिनो को उसकी बहन के पास जंप लगाकर पहाड़ी पे जाते हुए देखता है तो हैरान होकर उसकी तरफ भाग के जाते हुए बोलता है, तुम ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। यांग युन के पीछे पैट्रियाच उसको फॉलो कर रहा था, जिस कारण से कि यांग युन उसकी तरफ पलट के देखता है तो वहाँ पर पैट्रियाच ने अपना एक पावरफुल मुक्का यांग युन के ऊपर मारते हुए बोलता है, लौंडे मैं तुम्हारा
ओपोनेंट हूँ। यांग यून बड़ी मुश्किल से पैट्रियार्च के उस मुक्के को रोकने की कोशिश करता है। उसका पावर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वहाँ की जमीन भी शटर हो जाती है, टूटना स्टार्ट हो जाती है। पैट्रियार्च वहाँ यांग यून का हाथ पकड़ते हुए जोर से हंसता है। अब तुम कैसे बचोगे, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। यांग यून इस समय अलग ही लेवल पे है। पैट्रियार्च ने जैसे इस बारे में सोचा था कि वो उसको मारेगा, यांग यून अपने हाथ को घुमाते हुए पैट्रियार्च को दूसरी तरफ पलटता है और एक जोरदार पावरफुल घूंसा पैट्रियार्च के पेट के ऊपर धड़ाम से मार देता है। पैट्रियार्च लुढ़कता हुआ खून की उल्टी करके पीछे की तरफ गिरते हुए मन में सोचता है, क्या ऐसा हो सकता है कि इससे पहले जो इनर फोर्स का विस्फोट हुआ था वो साफ तौर से लोगों को धोखा देने की एक चाल थी। यांग यून पैट्रियार्च को छोड़ के मिस्टर चिनू की तरफ आगे बढ़ जाता है। पैट्रियार्च उसको जाते हुए देखकर चिल्लाता है, जिस कारण से कि यांग यून खिसियाते हुए बैक फ्लिक मार के अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए पैट्रियार्च की बॉडी का इस्तेमाल करता है और पैट्रियार्च की बॉडी के ऊपर जोरदार किक से मारते हुए अपने आप की स्पीड बढ़ाते हुए आगे की तरफ जाता है। जिसको देखने के बाद तो पैट्रियार्च की हालत खराब हो चुकी थी। उसके मुंह से और जरा खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। वो जमीन पे धड़ाम से जाके गिर चुका था। यांग यून के इस तरह के मूव को देखने के बाद तो मिस जुगी की भी हालत खराब हो चुकी थी। वो घबराते हुए बोलती है, क्या ये वही यांग यून है, इसे मैं जानती हूँ। पैट्रियार्च की बॉडी को यूज करते हुए यांग यून बहुत ज्यादा स्पीड से जिगजैग करते हुए जिन लोगों के साथ मिस डुगू लड़ रही थी उनको भी पेलते हुए आगे की तरफ निकल जाता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया कब वो पेले गए। यांग यून आगे बढ़ते हुए जंप लगाकर सीधे मिस्टर चिनू की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है, तुम शैतान, मैं तुम्हें यहीं पे मार डालूंगा। मिस्टर चिनू वैसे तो बहुत ज्यादा डर चुके थे क्योंकि अचानक से यांग यून इतनी जल्दी उसके पास आ पहुंचा है। वो घबराते हुए चिल्ला के बोलता है, तुम मुझे नहीं मार सकते, क्या तुम्हें मुझे मारने का रिजल्ट पता है? लेकिन यांग यून तो इस समय बुरी तरह सनका हुआ है। दूसरे पल हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। इस विस्फोट को देखने के लिए ब्रदर डीगुई उस पेड़ की तरफ से देखते हुए बोलता है, तो क्या हमेशा से मिस्टर यांग यून ने अपनी स्ट्रेंथ को छुपा के रखा था? दूसरी तरफ हमको मिस डीगुई को दिखाते हैं जो कि वहाँ जंप लगाकर पीछे की तरफ हट चुकी थी। हमें यांग यून को दिखाते हैं जिसने अपने पावरफुल अटैक के थ्रू मिस्टर चिनो की चुनचुनी बजा दी है और रूथलेस फेस के साथ यांग यून धीरे धीरे मिस्टर चिनो की तरफ आगे बढ़ता है। तो वो बेचारा घबराते हुए चिल्ला के बोलता है, प्लीज मुझे मत मारो, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। लेकिन यांग यून की बुरी तरह सटक चुकी है। अब वो किसी की नहीं सुनने वाला। अगले ही पल मिस्टर चिनो की बॉडी के ऊपर से खून निकलता हुआ दिखता है। वो घबराते हुए बोलता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। यांग यून के स्लैश के साथ में ही उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। वो आखिरी पल में अपने मन में कहता है, तेरी की, मैं इस तरह एक छोटे से लड़के के हाथों मारे जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन इस लौंडे के बोलने से यांग यून को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ जब मिस्टर डीगुई और मिस डुगू इतने भयानक तरीके से मारते हुए देखती हैं यांग यून को, तो शॉक्ड होकर मन में बोलते हैं, उसने उसे मारने में जरा सा भी हेजिटेट नहीं हुआ। आखिर उसने इतनी पावरफुल स्ट्रेंथ ये उसको कहाँ से मिली? यांग यून उसको मारने के बाद अपने स्वॉर्ड का ब्लड पोंछते हुए बोलता है, जो भी मेरे रिश्तेदारों को हिलाने की हिम्मत करेगा उसकी एक ही सजा है, वो मौत है। जिस बात को बोलते हुए यांग यून की बॉडी से एनर्जी रिलीज हो रही थी। यांग यून तुरंत अपनी बहन को उठाते हुए बोलता है, शान शान, क्या तुम ठीक हो? वो अपने बहन के हाल को जानने के लिए अपनी डिवाइन आई का इस्तेमाल करके मन में बोलता है, स्पिरिचुअल सेंस से देखने के बाद मुझे लगता है ये पूरी तरह से ठीक है, जो कि सचमुच बहुत बढ़िया है। यांग यून जब बगल में देखता है तो वहाँ पर उसको एक स्टोन दिखाई देता है, जिसको देख के वो हैरान होते हुए बोलता है, ये क्या है? मिस चिनो की बॉडी के पास ऑरेंज कलर का स्टोन पड़ा हुआ था, जिसको चेक करते हुए यांग यून मन में कहता है, इस शैतानी आदमी के मुंह से ये क्या निकल रहा है? यांग यून उस स्टोन को चेक करते हुए बोलता है, इसमें स्पिरिचुअल पावर का हल्का सा स्पर्श महसूस किया जा सकता है, लेकिन ये कोई स्पिरिचुअल स्टोन नहीं है, जो कि अजीब बात है। सब कॉन्शियसनेस सी के अंदर उसके टीचर उस ऑरेंज स्टोन को देखते हुए उसे बताते हैं, ये एक फ्लेम स्टोन है जो स्पिरिचुअल स्टोन के समान है, जो फॉर्मेशन बनाने के लिए बिल्कुल सही है। इस लड़ाई में तुम जैसे लड़के का QI ब्रेक थ्रू करके 5th लेवल तक पहुंच जाना ठीक है, लेकिन आखिरकार इसने मुझे निराश किया है। और हाँ, तुम क्या कुछ भूल नहीं गए हो? यांग यून अपने मास्टर की बात को समझते हुए यांग यून पीछे पलट के मिस डुगू की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, मिस डुगू, आप पहले मेरी सिस्टर को यहाँ से बाहर ले जाओ, मैं पता लगाऊंगा कि यहाँ पैट्रियार्च मिलियन अभी जिंदा है कि नहीं। जिस बात को सुन के मिस डुगू हैरान होते हुए पूछती है, ये क्या बोल रहे हैं आप? लेकिन अपना हीरो किसी की कहाँ सुनने वाला, वो बड़ी स्पीड में जंप लगाते हुए वहाँ से आगे की तरफ निकल
निकल जाता है। मिस टुगु उससे आवाज देके बोलती है, यांग यून मेरे लिए 1 मिनट रुक जाओ। लेकिन अब यांग यून ने अपनी बहन की जिम्मेदारी मिस टुगु को सौंप दी है, तो वहाँ पे वो उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, छोड़ो यार, मुझे ले जाओ या कुछ और करो, मैं और ज्यादा फाइट नहीं कर सकती, काश मुझे इसका पछतावा होता। हमारा सीन शिफ्ट होके अपने हीरो की तरफ आता है, जो कि जंगल में बड़ी स्पीड में आगे की तरफ भाग के जा रहा था। सामने की तरफ देखकर यांग यून थोड़ा हैरान होते हुए मन में बोलता है, हाँ इतना ही, ये काफी नहीं है, कोई मरा नहीं, लेकिन मुझे केयरलेस नहीं होना है। यांग यून आगे बढ़ते हुए अपनी डिवाइन आई का इस्तेमाल करते हुए बोलता है, लेकिन ब्लेड का ये स्पॉट ये भी दिखा रहा है कि वो गंभीर रूप से घायल था, मैं उसका पीछा कर सकता था। अब ची ट्रेनिंग पीरियड के 5th लेयर पर मौजूद स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को मैं 9 मीटर दूर तक फैला सकता हूँ और कोई भी सुराग मेरे स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस से बच नहीं सकता। यांग यून भागते हुए चिल्ला के बोलता है, मुझे पहले ये बहुत आसान लगा था, लेकिन इस बार मुझे फ्यूचर की परेशानियों को दूर करने के लिए अपनी प्रॉब्लम का समाधान करना ही होगा। यांग यून की आवाज सुन के पैट्रियार्च घबराते हुए चिल्ला के कहता है, धत तेरे की, ये तो यांग यून है, मेरे गुआन तांग लौटने का इंतजार करना ही तुम्हारे लिए जिंदा बने रहना था। हमारा सीन शिफ्ट होके दोबारा से जंगल पे आता है, जहाँ पर अपना हीरो पैट्रियार्च के जख्मी पैरों के फुट स्टेप्स का पीछा करते हुए पेड़ से पेड़ पे कूद के आगे की तरफ बढ़ता है। साथ ही वो ब्लड का पीछा करते करते एक जगह पर आ पहुंचता है। जब वो सामने का नजारा देखता है तो एक चट्टान के ऊपर वहाँ पर उसको खूब ढेर सारा ब्लड पड़ा हुआ मिलता है, जिसको देखते हुए वो अपना हीरो बोलता है, पक्की बात है ये यहीं से भाग के गया है। जब वो नीचे उतरता है तो सामने की तरफ उसको एक केव दिखाई देती है, जहाँ पर आगे बढ़ते हुए अपना हीरो मन में बोलता है, ये तो एक हिडन गुफा है। गुफा के अंदर अंधेरा होने के कारण यांग यून चुटकी बजाते हुए अपनी फिंगर में आग लगा के उस गुफा में अंदर की तरफ थोड़ा घबराते हुए बोलता है, मुझे लगता है अंदर कोई ना कोई परेशानी पैदा होगी, यहाँ इतने सारे कांटे हैं, पैट्रियार्च मिलियन पैरों के निशान और खून के धब्बे गायब हो गए हैं, लगता है वो इस जगह को बहुत अच्छे से जानता है, क्या वो मुझे जानबूझकर यहाँ पे लाया है। यांग यून अपनी स्पिरिचुअल सेंस का इस्तेमाल करके उसे ढूंढने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर एक जगह पे उसको सेंस होता है कि ये इस जगह से गया होगा पैट्रियार्च, जिसका पीछा करने के लिए अपना हीरो भाग के जाते हुए मन में बोलता है, मुझे उस जगह पर देखना होगा, वहाँ पे अनजान औरतों की आवाज आ रही है। यांग यून जब उस जगह पे पहुँचता है तो 2 लड़कियां दिखाई देती हैं, जिनको बहुत ज्यादा जख्मी करके मार मार के टेढ़ा कर चुके थे। एक असेसियन हवस से भरी निगाहों के साथ उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, हे हम लोग आज ड्यूटी पर हैं, क्या तुम रेडी हो बेबीज। उसका साथी भी मौज लेते हुए बोलता है, भाई तुम चिंता मत करो, मेरा इंतजार करो बस। इनके ऐसे हाल को देख के आप समझ ही चुके होंगे ये हाल कैसे हुआ इनका। वहाँ पर 2 लड़की में से एक लड़की जो अभी भी होश में थी वो चिल्लाते हुए बोलती है, चूशेंग क्या तुम्हें लगता है कि हम इस तरह से हार मान लेंगे? क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे पास आकर मेरी बहन को छू सकते हो? और हमें तो उस ट्रेजर का सीक्रेट भी नहीं पता जिसके बारे में तुम जानना चाहते हो। वो आदमी गुस्से में उस लड़की की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है, तुम बदबूदार औरत, अगर हॉल मास्टर ने तुम्हें कुछ भी ना करने का ऑर्डर ना होता तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही खत्म कर चुका होता। यांग यून उन लोगों की बात सुन के हैरान होते हुए मन में बोलता है, हॉल मास्टर मिलियंस, क्या ये गुआन तांग की जगह है? उन दोनों लौंडों की फिर से ठरक जाग चुकी थी। बगल वाला लौंडा राल चिवाते हुए बोलता है, आज मैं तुम्हारी सिस्टर के साथ खेलूंगा, हालांकि ऐसा लग रहा है कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसका साथी की भी ठरकपन बढ़ते हुए उसका साथी भी ठरकपन के साथ कहता है, कोई बात नहीं, हॉल मास्टर ने इस ग्रिड पर कोई रोक टोक नहीं लगाई है और इसका पूरे होने के बाद भी ये काफी गर्म है। जब वो लोग कुछ आगे करने ही वाले थे, अपने हीरो की इंसानियत जाग जाती है। वो बड़ी रंगबाजी में आगे बढ़ते हुए बोलता है, तुम दोनों छोटे दोस्त, मैं कुछ खबरों के बारे में पूछताछ करना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कि ये अच्छा होगा कि नहीं। क्या तुम जानते हो मिलियंस कहाँ पर है? अचानक से यांग यून को आते हुए देखकर उनमें से एक लड़का हैरान होकर पूछता है, क्या तुम बदबूदार इंसान कहाँ से निकल आए? तुम यहाँ कैसे आए हो? वो गुस्से में अपने पास से एक नाइफ निकाल के यांग यून के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, क्या सिर्फ इसलिए कि तुम हमारे हॉल मास्टर का जिक्र करने लायक हो? अब जब तुम्हें ये जगह मिल ही गई है तो जिंदा बाहर निकलने के बारे में सोचना भी मत। यांग यून बड़े कूल अंदाज में वही हवा के अंदर से अपने स्वॉर्ड को अपेयर करते हुए बोलता है, मुझे बहुत ढेर सारे नॉनसेंस मिल रहे हैं। जिस बात को भूलते हुए यांग यून ने उस आदमी के ऊपर एक पावरफुल स्लैश चला के उसको वहीं पे खत्म कर दिया था। वो फिर दूसरे लड़के से पूछता है, अब मैं तुमको जिंदा रहने का मौका दूंगा, मिलियंस कहाँ पर है मुझे बता दो। वो लड़का घबराते हुए बोलता है, नहीं मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है। लेकिन इस बात को बोलते हुए वो अपने पास से ट्रैकर निकाल के उसको एक्टिवेट करता है, जिससे कि उसके साथी उसको आके ढूंढ सके। वो घबराते हुए मन में बोलता है, जल्दी करो और खबर फैला दो कि एक पावरफुल एंशिएंट वॉरियर ने डंजन पर अटैक कर दिया है। यांग यून के कान वैसे बहुत ज्यादा तेज हैं। वो जैसे ही कुछ करने वाला था, यांग यून अपनी स्पीड का यूज करते हुए
से पेयर हो जाता है और जस्ट उसके पीछे से पावरफुल स्लैश लगा के उसके आर पार जाते हुए बोलता है, क्या बोन फ्लावर्स पूरी तरह से बेकार चीजों से भरे हैं जिन्हें केवल थोड़ी बहुत हलचल की जरूरत होती है। जिस लड़के के ऊपर वो लोग काम करने वाले थे वो यांग युन की स्पीड को देख के हैरान होते हुए बोलती है, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आखिरकार कोई हमको बचाने आ गया है। वो अपने हीरो की तरफ आंसू भरी निगाहों से देख के चिल्ला के कहती है, हीरो प्लीज मेरी बहन को बचाओ, वो बस मरने ही वाली है। यांग युन आगे बढ़ के उस लड़की के हाथ की रस्सी काटता है। वो लड़की खड़ी होकर अपने हीरो से कहती है, हीरो मेरी बहन के बारे में क्या है। पहले तो यांग युन समझाता है उसको, मुझे हीरो बुलाना बंद करो, मेरा नाम यांग ये युन है। तुम्हारी बहन ने अपनी पूरी कोशिश की और अपनी सांस बचाए रखी, लेकिन अब उसकी सारी पावर खत्म हो चुकी है। अब उसकी वापस आने की एबिलिटीज भी खत्म हो चुकी है। मैं उसकी केवल कुछ समय के लिए और मदद कर सकता हूँ। जिस बात को बोलते हुए यांग युन अपने एक्यूपंक्चर थेरेपी का इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर अपनी कुछ स्पिरिचुअल पावर डालते हुए उसे बताता है, जिंदगी और मौत तो तय है, तुम दोनों बहनों का क्या कहना है, अभी इसका फायदा उठा लो, फ्यूचर में मौका नहीं मिलेगा। उसकी बहन रोते हुए अपने हीरो से बोलती है, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी बहन वो बहुत मजबूत है, वो इतनी आसानी से कैसे मर सकती है, तुम्हें उसे बचाने का कोई तरीका सोचना होगा, प्लीज उसे बचा लो। जब वो इस बारे में बोल रही थी तभी अचानक से उसकी बहन का हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ता है। वो अपनी कमजोरी हालात में अपनी सिस्टर को समझाती है, क्यों युन, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको बचाए जाने तक जिंदा रह सकती हूँ और तुमको निहारती रहूंगी, तुमने मेरे साथ बहुत तकलीफें झेली हैं। फिर वो यांग युन को बताती है, सर हमें यहाँ टॉर्चर देने के लिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि गुहा हमारे फैमिली की सीक्रेट लैंड के ट्रेजर को हथियाना चाहती थी, प्लीज मेरी बहन का ध्यान रखो आप। जिस बात को बोलते हुए वो वहाँ पर ब्लैक ब्लैक के रोना स्टार्ट कर देती है और कुछ देर बाद उसकी जो पावर थी वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। वो आखिरी पल में बोलती है, मेरी बहन। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके हमें 3 दिन बाद दिखाते हैं, जहाँ पर पैट्रियार्च मिलियन अपने हॉल में आने के बाद अपने साथियों को बताता है, अगर मैं तुम्हें पूरी तरह बताऊं तो हमें अपना रूप बदलना होगा। उसका एक सब ऑर्डिनेट उससे पूछता है, बॉस ऐसा नहीं हो सकता, क्या यांग ये युन वाकई में इतना टफ है, मुझे कोशिश करने दीजिए, मैं उसको मार दूंगा। जो आदमी रंगबाजी दिखा रहा था उसके पास दूसरा आदमी आके उसे समझाता है, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम माँ फैमिली के साथ हुए समझौते को ना भूलो और तुम सच में एक सीक्रेट स्टेज के बच्चे से इस तरह डर गए थे। एक आदमी बड़ी रंगबाजी में बोलता है, अरे ये बॉस हमें विश्वास नहीं होता, हम एक साथ मिलकर भी उस लौंडे से छुटकारा नहीं पा सकते। उसके बगल वाला आदमी बोलता है, बॉस मुझे कोशिश करने दो, मैं उसे मार डालूंगा। लेकिन तभी अचानक से उन लोग को अपने पीछे एक प्रेशर सा रिलीज होते हुए महसूस होता है, जिसके कारण लोग डर जाते हैं। लेकिन उतनी ही देर में यांग युन अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए जिगजैग करके जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे सबको मार पीट के किनारे लगा चुका था। फिर वो पैट्रियार्च के गर्दन के ऊपर अपनी तलवार तानते हुए उससे कहता है, अब खून का बदला चुकाने का समय आ गया है। पैट्रियार्च घबराते हुए यांग युन से बोलता है, अगर तुमने मुझे मार डाला तो जब तक तुम्हारे पास पिल है इस जिंदगी के हर रिल्म से आने वाले एंशिएंट वॉरियर के तुम निशाने पर रहोगे। क्या एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेट करना बेहतर नहीं होगा? हमें इस तरह की परेशानी पैदा क्यों करनी चाहिए? मैं तुम्हारे पिछले नुकसान की भरपाई करूंगा। जिस बात को बोलने के बाद पैट्रियार्च अपने मन में बोलता है, बस तुम कुछ समय के लिए रुक जाओ, जब तक वो उस पुराने पॉइजनस गोल्डन सिर को काटने की परमिशन देता रहेगा, चाहे उसका कल्टीवेशन लेवल कितना भी हाई क्यों ना हो, वह मर जाएगा या अपंग हो जाएगा। और तभी अचानक से यांग युन के जस्ट पीछे एक आदमी अपने स्नेक के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। यांग युन को अचानक से कुछ फील होता है। वो पैट्रियार्च से खिसियाते हुए बोलता है, तुम मेरे साथ खेल खेल रहे थे, और उस अटैक से भी अपने आप को मूव करके वहाँ से बच गया था। और साथ ही साथ डॉज करने के बाद यांग युन तुरंत अपने 2 पावरफुल स्लैश उस स्नेक मैन के ऊपर लगा देता है, जिसके कारण उसके सारे सांप वहाँ पर कट पड़ जाते हैं। फिर यांग युन गुस्से भरी निगाहों में पैट्रियार्च की तरफ देखता है तो वो वहाँ से जा चुका था। वो खिसियाते हुए बोलता है, यहाँ से बच के निकलना ये एक अच्छा तरीका है और मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। जब वो लोग आगे की तरफ भागते हैं वो लोग तुरंत मौके का फायदा उठा के बहुत स्पीड में उस जगह से आगे की तरफ बढ़ते हैं। पैट्रियार्च अपने साथी से बोलता है, ये बच्चा थोड़ा शरारती है और अब हम दोनों मिलकर भी शायद एक हाथ से उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे और अभी यहाँ से चले जाना ही सबसे अच्छा उपाय है। उसका साथी भी पैट्रियार्च की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलता है, तुम्हारे पास तो भयानक सॉर्सरी है और मैं डार्क पावर की 8वीं लेयर का मुकाबला नहीं कर सकता। जिस बात को बोलते हुए वो जब पीछे की तरफ देखता है तो यांग युन बड़ी स्पीड में उसको फॉलो कर चुका था, उसके पास आ पहुंचा था। उस एल्डर की और बुरी तरह
तरह फट चुकी थी। वो चिल्लाते हुए पेट्रियार्च मिलियन से बोलता है, अरे नहीं, उस बच्चे ने हमें पकड़ लिया है। मिलियन अपने एल्डर की बात सुन के वक्त को निकालने के लिए तुरंत पलटता है और अपने एल्डर की छाती के ऊपर अपना एक हाथ मारते हुए बोलता है, क्योंकि तुम ही इतना ज्यादा लड़ना चाहते थे तो जाओ और उसके साथ लड़ाई करो। अपने बॉस के हाथों ऐसा होते हुए देखकर वो बुढ़ो खिसियाते हुए बोलता है, मिलियन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। पेट्रियार्च अपने एल्डर को बोलता है, फिर मैं तुमको तकलीफ दूंगा कि तुम मुझे उसका समय टालने के लिए मदद करो। वो एल्डर पीछे की तरफ देखता है तो यांग युन उसके पीछे आ खड़ा हुआ था, जिसको देखने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्से में यांग युन की तरफ पंच मारने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलता है, एक घमंडी लड़के का डर क्या है, मैं मांग शिनटियान आज तुम्हें माँ फैमिली के लिए एक बच्चे के रूप में बहुत बढ़िया सबक सिखाऊंगा। जैसे माँ शिटियन अपने हीरो की तरफ बढ़ता है तो यांग युन भी गुस्से से भरा हुआ अपना वही क्रॉस अटैक माँ शिटियन के ऊपर चला देता है, जो कि सीधे उसके ऊपर धड़ाम जाके लड़ता है। उस एल्डर के तो हाल खराब हो चुके थे। वो आखिरी पल में बोलता है, ये तो बहुत ज्यादा तेज है, मुझे इसके चाल का तो पता ही नहीं चला। यांग युन का क्रॉस अटैक उसकी बॉडी के 2 टुकड़े कर चुका था। यांग युन वक्त को बचाते हुए तुरंत पेट्रियार्च को पकड़ने के लिए आगे भाग के जाते हुए बोलता है, लगता है सारे के सारे कचड़े माँ फैमिली में भरे हुए हैं। पेट्रियार्च जब देखता है कि उसका एल्डर तो कुछ नहीं उखाड़ पाया, वो खिसियाते हुए मन में बोलता है, ये बर्बादी है, इसे एक पल के लिए भी टाला नहीं जा सकता। क्या ऐसा हो सकता है? जिस बात को सोचते हुए वो तुरंत राइट साइड में एक गैलरी की तरफ बढ़ता है, जिसका पीछा करने के लिए यांग युन भी उसकी तरफ बढ़ जाता है। आगे की तरफ बढ़ता है तो वहाँ पर बहुत ढेर सारा ट्रेजर रखा हुआ था। यांग युन उस ट्रेजर की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है, क्या यही वो मटेरियल है जिसे ट्रांसफर किया जाना है? ये बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। मिलियंस के पास सचमुच कितनी संपत्ति है। यांग युन जब वहाँ पे देखता है तो एक बॉक्स के पीछे उसको हाथ दिखाई देता है, जिसके कारण यांग युन उस तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है, बाहर निकलो और यहीं पे मरो। लेकिन जब यांग युन उस बॉक्स की तरफ जाके देखता है तो मिलियंस ने अपने हाथ के टुकड़े कर दिए थे अपना समय निकालने के लिए, जिसको देखते हुए यांग युन बोलता है, किसी में इतनी क्रूरता है कि वो मुझे भटकाने के लिए अपने हाथ तक को तोड़ देता है। दूसरी तरफ हमको पेट्रियार्च मिलियन को दिखाते हैं, जो कि अपने पैलेस से बहुत स्पीड में कूदते हैं तो नीचे वहाँ पर एक बोट आ चुकी थी। वो बोट के ऊपर बैठ के यांग युन की तरफ देखते हुए मन में बोलते हैं, आखिरकार मैंने अपने हाथ को काट कर उसे धोखा देने में कामयाब रहा। फिर वो खिसियाते हुए बोलता है, यांग युन, आज मुझे जो अपमान सहना पड़ा उसका बदला फ्यूचर में मैं जरूर लूंगा। हमारा सीन शिफ्ट होके अपने हीरो के पैलेस को दिखाते हैं, जिसे उसने खरीद लिया है, जहाँ पर वो अपनी सिस्टर को देख रहा था। घोस्ट कर अपने हीरो को बोलती है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यूअर ने जब देखा लिंग में बेहोश हो गई है और फिलहाल होश में नहीं है। यांग युन गुस्साते हुए उससे बोलता है, ये अफसोस की बात है कि नकाबपोश आदमी भाग गया और क्यूयुन द्वारा दी गई जानकारी बेकार चली गई। घोस्ट कल चिंता करते हुए यांग युन से बोलती है, लेकिन रूथलेस सिस्टर के वापस आने के बाद उसकी फिजिकल कंडीशन बहुत खराब है। वो अभी भी कमरे में है और एक दिन से बाहर नहीं निकली है। यांग युन जिस लड़की को बचा के लेके आया है वो उसको बोलता है, क्यूयुन प्लीज मेरी बहन का ख्याल रखो, मैं बाद में वापस आऊंगा। क्यूयुन तुरंत घबराते हुए बोलती है, सर आप मेरे प्रोटेक्टर हैं और आपने मुझ जैसे बेघर को रहने की जगह दी है। मेरे प्रति इतना दया दिखाने के लिए मैं आपकी सिस्टर का अच्छे से ख्याल रखूंगी। यांग युन तुरंत मिस डुगू के कमरे में जाते हुए बोलता है, मिस डुगू के हाल वहाँ पे खराब थे। वो घबराते हुए यांग युन से बोलती है, यांग युन आखिरकार तुम वापस आ गए। मुझे अफसोस है कि इस बार स्पिरिचुअल इनर पावर इस्तेमाल ज्यादा हो गई है और मैं आइस पॉइजन को और ज्यादा दबा नहीं पा रही हूँ। प्लीज मेरे आइस पॉइजन को पहले से ही सप्रेस करने के लिए एक्यूपंक्चर और मॉक्सिब्यूशन करने में मेरी मदद करो। यांग युन उसके पास उसके बेड पे आकर बैठ जाता है। फिर वो मिस डुगू से बोलता है, मेरी प्रेजेंट पावर के साथ मैं आपके आइस पॉइजन से पूरी तरह से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन चलो ठीक है। उसकी इस बात को सुन के मिस डुगू उससे पूछती है, लेकिन क्या अगर यांग युन मेरी आइस पॉइजन की बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर देते हैं तो मेरा पूरा परिवार उनका बहुत बड़ा आभारी होगा। यांग युन ब्लेस करते हुए मिस डुगू से बोलता है, सच कहूँ तो ये जो मेथड है ये डुअल कल्टीवेशन का है। मेरे पास एक ऐसी टेक्निक है जिससे मैं आपकी बॉडी में मौजूद आइस पॉइजन को अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकता हूँ और उसे पूरी तरह से खत्म कर सकता हूँ और इसके बाद आपकी कल्टीवेशन का लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मिस डुगू भी हैरान होते हुए उससे बोलती है, क्या कहा? डुअल कल्टीवेशन? मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। जब वो इस बारे में सोच विचार कर ही रही थी तभी अचानक से उसका आइस पॉइजन का इफेक्ट और ज्यादा बढ़ने लगता है, जिसकी कंडीशन को देखकर यांग युन घबराते हुए मन में कहता है, अब ये काम नहीं कर रहा। इनर पावर के सप्रेशन के बिना आइस पॉइजन बहुत गहराई तक असर कर चुका है। और तभी अचानक से यांग युन मिस डुगू के हाथों को पकड़ लेता है और अपनी पावर को एक फिंगर में
में सर्कुलेट करते हुए उसे बताता है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हारी मौत हो जाएगी और तुम्हें अपमानित किया जाएगा। जब यांग युन ने डुगू का हाथ पकड़ा था तो उसको बहुत अच्छा महसूस होता है। वो करहाते हुए बोलती है, हाँ बहुत गर्म है, अच्छा है ये, चलो ठीक है तुम कर लो। यांग युन उसको किस करते हुए बोलता है, धत तेरे की, अभी तो ये बहुत जरा बिचक रही थी कि मैं नहीं करूंगी, अब क्या हुआ इसे, बस निकल गई हवा। जब उन दोनों ने ड्यूल कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया था तभी गेट पे कोई आते हुए बोलता है, ब्रदर मैं जाग गई हूँ, क्या तुम कमरे में हो? मतलब दोस्तों ये इसकी सिस्टर शान है। यांग युन खिसियाते हुए मन में बोलता है, धत तेरे की, हम लोग बहुत नजदीकी मामले में पहुंच गए थे, ये अचानक कहाँ आ गई। दोस्तों स्टोरी और जरा मस्त धमाकेदार होती जा रही।